Okay, hi everyone. So हमने we have completed 2 units of quantum mechanics and now we will move on to third unit. So as you can see, this is unit third and here the topic is Hamiltonian matrix and the time evolution of quantum mechanical states. ओके, हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स एंड टाइम इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल स्टेट्स। मैं आपको बता देती हूँ कि ये पूरी यूनिट जो है ये हम कौन सी बुक से करेंगे, अशोक दास से। ओके, अशोक दास से करेंगे और अशोक दास के अंदर आपके पास चैप्टर नंबर 4 होगा, ध्यान रखिएगा। चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे है, ये रहा। और चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास में आप 4.1 टॉपिक देखिए एक बार, द हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स एंड द टाइम इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल स्टेट। तो मैं इंट्रोडक्शन पहले बता देती हूँ सो दैट हम डायरेक्टली टॉपिक पे जाएंगे फिर। तो 4.1 टॉपिक आपका है हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स एंड द टाइम इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल स्टेट। उसके बाद सेकंड टॉपिक आपका हर्मिटिसिटी ऑफ हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स, ये आपका 4.2 देखिए, 4.2 है। इसमें हर्मिटिसिटी 4.1 में आ जाएगा। 4.1 को अगर अपन डिटेल से देखेंगे यहाँ पर जाके तो उसमें हर्मिटिसिटी आ जाएगा, मैं बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन ऑफ एन आर्बिट्रेरी सिस्टम, जो कि आपका यहाँ गिवन है 4.2 देखिए, टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन ऑफ एन आर्बिट्रेरी सिस्टम, ठीक है। 4.2 आ गया अकॉर्डिंग टू सिलेबस। देन है सिंपल मैट्रिक्स एग्जांपल ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन, सिंपल एग्जांपल वाला है 4.3। 4.3 में देखिए सिंपल मैट्रिक्स एग्जांपल ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन। उसके बाद हमारा एनर्जी स्टेट ऑफ अ टू स्टेट सिस्टम, सो वो हमारे पास 4.4 में है, एनर्जी आइगन स्टेट ऑफ अ टू स्टेट सिस्टम। और यहीं पर अमोनिया का एग्जांपल गिवन है जो हम पढ़ेंगे डिटेल से। सो ये अमोनिया एग्जांपल जो है, अमोनिया मॉलिक्यूल एज एन एग्जांपल ऑफ टू स्टेट सिस्टम, वो है वहां पे। एंड लास्ट है हमारा पाउली मैट्रिसेस। तो हमारे पास ये जनरल 4. इसमें देख लीजिए 6 में 4.5 एग्जैक्टली हमारे पास है नहीं, सिलेबस में 4.6 है हमारे पास पाउली मैट्रिसेस। सो ये चैप्टर नंबर 4 जो है ये अशोक दास का हमें कंप्लीट करना है और ये पूरी थर्ड यूनिट को कवर करता है। सो फर्स्ट टॉपिक हमारा आज क्या होगा, हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स एंड टाइम इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल स्टेट विच इज 4.1। तो हम चलते हैं इस पे। सो ये रहा हमारा द हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स एंड द टाइम इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल स्टेट्स। तो हम थ्योरी जो है यूजलेस थ्योरी नहीं करेंगे, वैसे यूजलेस तो नहीं है, सब कुछ यूजफुल ही है, बट यहाँ से देखिए, लेट्स कंसीडर अ जनरल क्वांटम मैकेनिकल स्टेट फाई टी। तो कैट में लिया अपन ने, फाई है, टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है। लेट फाई t1 एंड फाई t2 डिनोट द स्टेट्स ऑफ द सिस्टम एट टाइम t1 एंड t2 रेस्पेक्टिवली। तो t1 एंड t2 पे ये स्टेट्स जो है वो फाई t1 और फाई t2 आ जाएगा। वी कैन रिलेट द टू स्टेट्स एज यूजिंग दिस इक्वेशन नंबर 4.1। मान लीजिए हम फाई 2 को फाई t1 के साथ रिलेट करते हैं एक ऑपरेटर के थ्रू, हमें पता नहीं है अभी ये जो ऑपरेटर करेगा क्या, ठीक है। ये फाई t2 जो है वो फाई t1 को फाई t2 में कन्वर्ट कर देगा अगर फाई t1 पे हम ये ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। तो हमें पता नहीं है ये ऑपरेटर अभी क्या करेगा, लेट्स सी कि हम क्या चाहते हैं इस ऑपरेटर से करवाना। So this is a quantum mechanical operator since it causes a change in state। सबसे पहली बात तो ये है कि ये स्टेट को चेंज कर रहा है क्योंकि ओरिजिनल स्टेट थी फाई t1, जैसे ही इस ऑपरेटर से हमने अप्लाई किया हमें नई स्टेट मिल गई फाई t2। सो इट कॉज्ड अ चेंज इन स्टेट, दैट इज व्हाई इट इज अ क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर। ऑल्सो टेकिंग इट फ्रॉम अ स्टेट एट टाइम t1 टू 1 एट टाइम t2। ये t1 टाइम पे जो स्टेट थी उसको ले जा रहा है t2 टाइम पे स्टेट पे। कॉन्सिक्वेंटली इट इज नोन एज द टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर। इसलिए हम इस ऑपरेटर को नाम देंगे टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि ये आपको एक स्टेट जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे दिया हुआ है उसके ऊपर जैसे ही आपने इस ऑपरेटर को लगाया वो किसी और टाइम पे स्टेट को ले गया, तो इसने टाइम चेंज कर दिया, दैट इज वाई इसका नाम हम रखेंगे टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर या फिर टाइम ट्रांसलेशन ऑपरेटर, क्योंकि ये t1 से t2 में ट्रांसलेट कर रहा है। बाय डेफिनेशन वी नोट दैट u, अगर यहाँ पे ये जो है u इस ऑपरेटर के ब्रैकेट में हमने लिखा है t2 एंड t1, इसका मतलब होगा ये ऑपरेटर जो है वो t1 को किस टाइम में ले जाएगा, t2 में ले जाएगा। तो अगर t1 और t2 दोनों इक्वल होते, सो अगर इस ऑपरेटर में t और t लेते तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू 1 आती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिए t1 इक्वल टू t2 कर लो एक बार, t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t 4.1 में पुट कर दो तो आपके पास में क्या मिलेगा, इधर मिलेगा फाई t
इज इक्वल्स टू यू ऑपरेटर और वापस यहाँ मिलेगा फाई और टी, क्योंकि मैंने टी वन और टी टू को इक्वल कर दिया, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यू ऑपरेटर की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। सो 4.2 आपको समझ में आ गया होगा। which reflects the fact that if the initial and final time are the same then the state remains unchanged। ठीक है, अगर आपके पास इनिशियल और फाइनल टाइम सेम है तो स्टेट में कोई चेंज आएगा नहीं। फर्दर मोर, जिस तरह से हमने क्या किया है यहाँ पे, इसको ध्यान से समझिए। 4.1 में जब आपने यू ऑपरेटर लिखा तो आपने लिखा है T2 को पहले लिखा है और T1 को बाद में लिखा है। इसका मतलब है कि ये T1 वाली स्टेट को जब अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे इनिशियल स्टेट है इसका मतलब, और इधर आपको फाइनल स्टेट लिखना होता है। अगर अपन उल्टा करते तो, अगर मुझे 5T1 चाहिए होता तो और 5T2 गिवन होता तो उस कंडीशन में हमारे पास हम यू ऑपरेटर लिखते, लेकिन देखो यहाँ पे T1 लिखते और यहाँ पर T2 लिखते, यानी जो पुराना 4.1 में था, 4.1 में हमने T2 को पहले लिखा था, T1 को बाद में लिखा था, क्योंकि वो T1 से T2 में ट्रांसलेट कर रहा था। अब हमारा ऑपरेटर जो है वो T2 से T1 में ट्रांसलेट कर रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर यू ऑपरेटर इस तरह से लिख दिया। ठीक है, सो 4.1 से अगर अपन देखें, 4.1 इक्वेशन जो है उससे अगर अपन देखें तो इक्वेशन नंबर 4.1 हमारी ये थी, 5T2 इज इक्वल्स टू यू ऑपरेटर T2 T1 और यहाँ पर है 5 एंड T1, ये 4.1 था। 4.1 से अगर 5T1 की वैल्यू निकालें तो ये यू ऑपरेटर उधर जाएगा, और जैसे यू ऑपरेटर उधर जाएगा उसका इनवर्स हो जाएगा। सो अगर 5T1 की वैल्यू निकालें सो हमारे पास उधर जाएगा 5T2 पे, 5T2 पे कौन अप्लाई होगा, यू का इनवर्स अप्लाई होगा, और यू इनवर्स हो जाएगा लेकिन यहाँ T2 T1 रहेगा। सो 4.1 से हमें ये मिल जाएगा, विच लीड्स टू द रिलेशन। तो अब अपन को क्या करना है, ये जो 4.3 भी मिला है इसको हम कंपेयर करेंगे 4.31 बी को। देखो किससे कंपेयर करना है, 4.3 ए से, क्योंकि 4.3 बी को लिखती हूं मैं, 4.3 बी ये मिला है, U इनवर्स T2 T1 एंड 5T2, ये 4.3 भी मिला है, देख लेते हैं एक बार। यस, ये 4.3 भी मिला था। दोनों को कंपेयर करो, सो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये वाला पोर्शन जो कोफिशिएंट है और ये वाला कोफिशिएंट ये इक्वल हो जाएंगे, तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं और हमें मिल जाएगा 4.4। ठीक है, ये रिलेशन हमें समझ में आ गया यहाँ पे। नाउ नॉर्मलाइजेशन करते हैं। सपोज 5T2 और 5T2 लेते हैं, उसकी वैल्यू वैसे भी 1 आती है। ठीक है, और यहाँ पर 5T2 ब्रा में है और यहाँ पर 5T2 कैट में है। सो दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। करेक्ट, सो सबसे पहले यहाँ पर 5T2 जो है उसको हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5T2 और 5T2 की वैल्यू हमें पुट करनी है, बस एक में हमें ब्रा में पुट करनी है, एक में हमें कैट में पुट करनी है। ये मैं डिटेल्स बता देती हूँ आपको। ये 4.5 ए जो आता है वो कैसे आया है मैं बता देती हूँ आपको, है ना। यहाँ पर देखिए 4.1 क्या था, वीडियो बैक करके देख लेना, चाहे आपके पास जो बुक हो उसमें से देख लेना। 4.1 में हमें कैट दिया हुआ था, सबसे टॉपिक का स्टार्टिंग हमने इससे किया, और प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं यूनिट 1 के अंदर कि किसी कैट वाली इक्वेशन को जब ब्रा में कन्वर्ट करना हो तो कॉन्जुगेट लेना पड़ता है। तो यहाँ पे ये आपको कैट में दिया हुआ है, अगर इसको ब्रा में लेना है। सो इसी 5.2 को मैंने ब्रा में लिखा है, और ब्रा में जब लिखते हैं तो जो ऑपरेटर होता है वो बाद में आता है। यहाँ पर तो ऑपरेटर पहले लिखा है, वो ऑपरेटर क्या होता है बाद में आता है, और जो स्टेट होती है वो पहले आती है। तो ये जो केट है वो ब्रा में कन्वर्ट हो जाएगा और पहले लिखा जाएगा, और उसके बाद ऑपरेटर आएगा और उसका कॉन्जुगेट आएगा। सो ऑपरेटर का कॉन्जुगेट आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सो देखो लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे। सो पहले ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है मान लीजिए, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 2 के पार्ट पहले लेंगे। सो 2 में हमारे पास ब्रा है 5T2, और फिर उसके बाद कैट लेना है इक्वेशन 1 से 5T2। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से ये मिला, तो राइट हैंड साइड में भी पहले ये लेना पड़ेगा। यहाँ आ जाएगा 5T1 और u डैगर आ जाएगा, अभी मैं ब्रैकेट में नहीं लिख रही हूँ। फिर हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करना है u, और हमारे पास वापस आ जाएगा 5T1। करेक्ट, हमें पता है ये वाली वैल्यू 1 होगी, ये वाली वैल्यू 1 होगी क्योंकि 5 नॉर्मलाइज्ड है।
अगर ये वाली वैल्यू हमारे पास 1 होगी, सो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि राइट हैंड साइड वाली वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। ये 1 तभी हो सकती है जब यहाँ पर हमें सिर्फ क्या मिले, फाई t1 एंड फाई t1, करेक्ट। ये वैल्यू मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये जो बीच में जो भी चीज का ऑपरेटर आ रहा है यू डेगर 1, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। सो इट इम्प्लाइज यू डेगर 1 यू इज इक्वल्स टू 1 हमारे पास होना चाहिए। और वही यहाँ पे लिखा हुआ है 4.5 बी में, दिस इम्प्लाइज दैट 4 और 4.5 ए मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, 4.5 बी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। नाउ अगर मैं यहाँ से यू डेगर की वैल्यू निकालूं तो इस यू को मुझे राइट साइड में भेजना पड़ेगा, तो ये 1 के नीचे जाएगा, तो 1 के नीचे जाने का मतलब यू इनवर्स हो जाएगा। सो कॉन्सिक्वेंटली यू डेगर इज इक्वल्स टू यू इनवर्स। सो 4.5 सी भी आपको समझ में आ गया, which shows that the time evolution operator is unitary। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है ये यूनिटरी ऑपरेटर की होती है, इसलिए हमने इस टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर को यू से डिनोट किया। सो द ऑपरेटर यू ऑल्सो सेटिस्फाई, एक ऑपरेटर जो होता है वो एक और प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कि यू t3 t1 जो होगा वो t3 t2 एंड t2 t1, ये हमें पता भी था वैसे भी, क्योंकि हमें पता है हमने क्लोजर रिलेशन पढ़ा था। क्लोजर रिलेशन में हमने देखा था कि कोई स्टेट जो है अगर वो इनिशियल स्टेट ए से फाइनल स्टेट बी में जाती है तो वो बीच में इंटरमीडिएट स्टेट से होकर जा सकती है, मतलब ए से वो आई में जा सकती है, करेक्ट, और बाद में वो आई से बी में जा सकती है। उसी तरह से यहाँ पर आपके पास अगर T3 से T1 में T1 से T3 में जाना है तो जो स्टेट है वो पहले T1 से T2 में जा सकती है और फिर T2 से T3 में जा सकती है। तो इस वजह से आपके पास में जो U ऑपरेटर होगा डायरेक्टली T1 से T3 में जाने वाला होगा, वो दो अलग अलग ऑपरेटर का मल्टीप्लीकेशन होगा, जिसमें वह पहले T1 से T2 में जाएगा और फिर T2 से T3 में जाएगा। सो 4.6 भी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। अब हम समराइज करते हैं हमारे टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर की सारी प्रॉपर्टीज को, जो जो हमने पढ़ा है। हमने ये पढ़ा था कि यू डेगर T2 T1 जो है वो यू इनवर्स T2 T1 के बराबर था, और यू इनवर्स T2 T1 जो है वो यू T1 T2 के बराबर था, यानी ये अंदर का चेंज हो गया। T3 T1 जो है वो T3 T2 और T2 T1 के बराबर था, और सेम टाइम है तो ये तीनों हमने डिराइव किए हैं। ओके, ये हमारा टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर है। चलिए अब अपन क्या करते हैं, suppose we denote a set of basis states by I and consider two states phi t and phi t plus delta t separated by infinitesimal time interval, then by definition हमारे पास में एक स्टेट है फाई टी है टी टाइम पे, तो और किसी अदर टाइम पे है टी प्लस डेल्टा टी पे। तो हमें अगर फाई टी गिवन है और मुझे फाई टी प्लस डेल्टा टी चाहिए तो हमें कौन सा ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ेगा, टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि यू है। और यू हमारा क्या होता है, बाद का टाइम और पहले का टाइम। तो पहले का टाइम तो हमारा कितना है, टी है, और बाद का टाइम हमें गिवन है टी प्लस डेल्टा टी। तो यू ऑपरेटर में हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी प्लस डेल्टा टी कॉमा टी। सो ये इक्वेशन तो हमने भी पढ़ी रखी है बाय डेफिनेशन ऑफ टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर। या फिर हम क्या कर सकते हैं, अब हमें जो भी यहाँ पर दिया हुआ है ये जो स्टेट है इसको दूसरे साइड से लेफ्ट हैंड साइड से आई से क्लोज करते हैं, इसको आई से क्लोज करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में तो आई मिलेगा, राइट हैंड साइड में हमारा क्या था, यू किस पे अप्लाई हो रहा था, फाई टी पे अप्लाई हो रहा था, वहां पर भी हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, आई स्टेट से मल्टीप्लाई कर दिया। और क्लोजर रिलेशन यूज करते हैं। क्लोजर रिलेशन का मतलब ये है कि आई जो है वो उसको एज इट इज रहने देते हैं, यू ऑपरेटर जो है उसको एज इट इज रहने देते हैं, और फाई जो है इसके बीच में आप जे इंटरमीडिएट स्टेट डाल सकते हो, ये आप डाल सकते हो फ्रॉम क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ लेना, इंटरमीडिएट स्टेट, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारे पास में आई और फाई टी का जो प्रोडक्ट है, आई और फाई टी को प्रोडक्ट को हम सी आई टी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये आपको पता है कांस्टेंट आता है, ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड होता है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट आती है, तो हमारे पास यहाँ पे इसको सी आई टी लिख देते हैं, ठीक है, सी आई टी लिख देते हैं। इसके अलावा हमारे पास में हम क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे जो दिया हुआ आपको देखो, ये क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है आई यू एंड जे, इसके अंदर इसको लिखते हैं। सो ये आई, ये आपका यू था, और ये जे, इसको अपन लिख लेते हैं यू आई जे, क्योंकि ये मैट्रिक्स एलिमेंट होगा यू का, ठीक है। ये यू आई जे है, इसकी वैल्यू मान लीजिए हमारे पास में कितनी आएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास में आती है डेल्टा आई जे प्लस डेल्टा टी के आई जे। अब ये क्या है,
हमारे पास में ये डिफाइन, वी ऑल्सो डिफाइन, मतलब हम ये नाम देके चल रहे हैं इसको। जो आई टी है उसको तो हमने डायरेक्टली यहाँ आई फाई टी को तो हमने सी आई टी बोल दिया, और ये जो टर्म है इसको हमने नाम दे दिया यू आई जे, और यू आई जे को हम मान के चल रहे हैं डेल्टा आई जे प्लस डेल्टा टी के आई जे मान लीजिए। Furthermore, from the observation that the time evolution operator is unitary, हमने दे प्रूव कर दिया था कि टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर जो होता है वो यूनिटरी होता है। एंड फ्रॉम द फैक्ट दैट क्लासिकली टाइम ट्रांसलेशन हैज फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एच टी वी राइट, तो हमारे पास जो यू आई जे है, ये यू आई जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा आई जे तो एज इट इज है, और यहाँ पर डेल्टा टी है, और यहाँ पर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है के आई जे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लासिकली हमारे पास में जो टाइम ट्रांसलेशन वाला फॉर्म होता है, हमने देखा था कि जो वेव फंक्शन होता है उसको हमने देखा था कि ये साइन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई टी अपॉन एच क्रॉस होता है, और अगर ऑपरेटर फॉर्म में लिखे तो एनर्जी की जगह क्या आएगा, हैमिल्टोनियन आएगा। यानी जो टाइम डिपेंडेंस होती है क्लासिकली वो एक्सपोनेंशियली माइनस आई एच टी अपॉन एच क्रॉस होती है। सो यहाँ पर ये रहा, एच क्रॉस को अगर अवॉइड भी कर दो तो एक्सपोनेंशियल माइनस आई एच टी की जो टाइम डिपेंडेंस हमारे पास यहाँ पर होती है। तो इस वजह से अगर उसका यूज यहाँ पर किया जाए, वो इंक्लूड किया जाए, तो u को अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल्टा टी तो रखा है, डेल्टा टी के साथ में अपन को क्या रखना पड़ेगा, क्योंकि टाइम के साथ वाला टर्म है, टाइम के साथ वाले टर्म में अपन ने यहाँ पे रख दिया आई एच टी अपॉन एच क्रॉस रखना पड़ेगा अपन को टाइम वाले में, है ना। सो यहाँ पे अपन ने देखो, यहाँ पे अपने पास में डेल्टा आई जे के साथ में प्लस में डेल्टा टी, यानी टाइम वाला पार्ट तो है ही है, ठीक है। मुझे क्या करना है, माइनस आई एच टी अपॉन एच क्रॉस वाला पार्ट बनाना है। सो टी का जो रोल था वो तो डेल्टा टी ने कर दिया, ठीक है। अब माइनस आयोटा एच क्रॉस, तो माइनस आयोटा एच अपॉन एच क्रॉस ये लिख देते हैं। सो ये माइनस आ गया, ये आयोटा आ गया, ये एच आ गया, और ये एच क्रॉस आ गया, ठीक है। ये हमने क्लासिकली सिमिलर होने की वजह से यहाँ पे 4.9 बी को लिख दिया, इस तरह से फॉर्म हमने लिख दिया। एंड आइडेंटिफाई एच आई जे एज द, यहाँ एच क्या है, जो यहाँ पे होता है हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स। सो 4.8 हमारे पास क्या बन जाएगी, 4.8 इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, ओके 4.8 इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, ओ गॉड मुझे पूरा इरेज करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट, है ना। ध्यान से देखना, 4.8 को रखना है, आई को फाई टी से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं तो सी आई टी आता है। तो अगर यहाँ पर टी की जगह टी प्लस डेल्टा टी हो जाए तो सेम प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये सेम प्रोडक्ट इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, जब आई को फाई टी से मल्टीप्लाई किया तो सी आई टी आया, लेकिन अगर आई को फाई टी प्लस डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, सी आई टी प्लस डेल्टा टी। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिल जाएगा सी आई टी प्लस डेल्टा टी, करेक्ट। राइट साइड में देखो, राइट साइड में हमारे पास में क्या आ रहा है, राइट साइड में हमारे पास में आ रहा है यहाँ पर जे फाई टी। जे फाई टी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर आई फाई टी को हम लिख सकते हैं सी आई टी, तो जे फाई टी को हम क्या लिख सकते हैं, सी जे टी, करेक्ट। सो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये तो लास्ट वाला जे फाई टी, इसको तो हम लिखेंगे सी जे टी। अब बचा क्या, आई यू जे, और आई यू जे को हमने क्या लिखा है, आई यू जे का पार्ट हमारे पास में हमने सोल्व कर लिया था, ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा था, डेल्टा आई जे प्लस दिस टर्म, या फिर ये वाला पूरा टर्म। तो ये वाला पूरा टर्म हमारे पास एज इट इज आ गया। सो 4.8 के एक एक टर्म को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि वो वहां पर कैसे आया, ठीक है। अब हमारे पास में ध्यान से देखिए कि इस समेशन को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो डेल्टा आई जे किससे मल्टीप्लाई होगा, सीजे से मल्टीप्लाई होगा, और समेशन किस पे लगा हुआ आपका, जे पे। डेल्टा आई जे की वैल्यू हम जानते हैं, जब आई और जे इक्वल होता है तभी इसकी वैल्यू 1 आती है, अदरवाइज नहीं आती है। तो ये जो सी जे टी है, जब ये डेल्टा आई जे से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, सी आई टी हो जाएगा, क्योंकि आई और जे एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और समेशन हट जाएगा। सो फर्स्ट टर्म में तो समेशन हट जाएगा, क्योंकि डेल्टा आई जे को आप एक्सपांड करोगे, समेशन में आप जे की सारी वैल्यूज पुट करोगे, केवल एक जगह ऐसा आएगा जब आई और जे इक्वल होगा, ठीक है। अब सेकेंड टर्म देखते हैं, सेकेंड टर्म में आपके पास में माइनस जो है वो एज इट इज है, आयोटा अपॉन एच क्रॉस एज इट इज है, डेल्टा टी आपके पास में एज इट इज है, समेशन यहाँ पे लगा हुआ है एज इट इज है, एच आई जे और सी जे टी, ये एच आई जे और सी जे टी हो गया, ठीक है। ये हमारे पास मिल चुका है।
अब इसमें अपन क्या करेंगे, अब इसमें अपन करेंगे इस सी आई टी को लेफ्ट साइड में ले लो, तो ऑलरेडी यहाँ पर कितना है, सी आई टी प्लस डेल्टा टी है, और इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो ये माइनस का सी आई टी हो जाएगा। यहाँ पे कोफिशियंट आपके पास मिल रहा है डेल्टा टी, वो नीचे आ जाएगा, तो राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म बचेंगे वो ये बचेंगे। अब लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो पे ये पार्ट जो है वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। सो डेल्टा टी टेंस टू जीरो जब लिमिट अप्लाई करते हैं, सो दिस बिकम डीसी बाई डी टी, ये डीसी बाई डी टी होगा। सो डीसी बाई डी टी हो जाएगा। राइट हैंड साइड में हमारे पास कुछ भी चेंज नहीं करना है, हमारे पास राइट हैंड साइड में एज इट इज है एच आई जे, और ये हो जाएगा राइट हैंड साइड में हमारे पास एज इट इज है। अब ये हमारे पास है, दिस इज द बेसिक इक्वेशन दैट गवर्न्स द टाइम डेवलपमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड इन क्वांटम मैकेनिक्स. इट इज आल्सो नोन एज द श्रोडिंगर इक्वेशन. द ऑपरेटर फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय सिंपली एक्सप्रेसिंग Cij by their definition as amplitude. 4.11 को ध्यान में रखना। अब अपन क्या करेंगे, एक एक्सप्रेशन निकालते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पे हमारे पास में क्या है, ये निकालते हैं अपन, आयोटा एच क्रॉस डी बाई डी टी आई फाई टी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ पे हमने क्या किया है, ओके, द ऑपरेटर फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज ऑब्टेन। अच्छा, 4.11 जो है वो जनरल इक्वेशन मिली है, इसका ऑपरेटर फॉर्म चाहिए हमें। सो द ऑपरेटर फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज ऑब्टेन बाय सिंपली एक्सप्रेसिंग सी आई बाय देयर डेफिनेशन एज एम्पलीट्यूड। सी आई की जगह या सी जे जो भी है उसका डेफिनेशन जो आता है एम्पलीट्यूड के फॉर्म में रख लो, इसको एम्पलीट्यूड के फॉर्म में रख लो। तो शुरुआत में देखो सी आई क्या था हमारे पास में, सी आई क्या था शुरुआत में, देखो सी आई क्या था, यस यहाँ पे देखो सी आई टी जो था वो होता था आई फाई टी, ये इसकी डेफिनेशन है। तो ठीक है, सी की जगह रख देते हैं अपन। सो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ये देखो, सबसे पहले ये माइनस का आयोटा है, ये माइनस का आयोटा इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का आयोटा हो जाएगा। और ये एच क्रॉस नीचे है, ये उधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो ये ऊपर जाएगा। सो आयोटा एच क्रॉस तो समझ में आ गया। फिर डी बाई डी टी जो है वो एज इट इज है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है सी आई, सी आई को हम क्या लिख सकते हैं, सी आई को हम लिख सकते हैं आई फाई टी, अभी अभी बताया था मैंने आपको। तो सी आई की वैल्यू यहाँ पे रख दी। सो 4.11 का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ऑपरेटर फॉर्म में हमारे पास इस तरह से आ गया, ठीक है। राइट साइड में लिखते हैं, राइट साइड में आपके पास आयोटा और एच क्रॉस तो आप हटा चुके हो, ठीक है, आयोटा और एच क्रॉस तो आप हटा चुके हो, इसको रेड से कर लेते हैं। ये आयोटा और एच क्रॉस तो जा चुका है, माइनस भी जा चुका है, अब हमें सिर्फ इसको रखना है। इसमें हम क्या करते हैं, हमें आई के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, सीजे है, यहाँ पे आपके पास में क्या है, सीजे है। सीजे को क्या लिख सकते हैं, जे फाई टी, डेफिनेशन से सीजे को क्या लिख सकते हैं, जे फाई टी। तो ये तो लिख दिया सीजे, तो यहाँ पे आ गया सीजे। और एच आई जे, एच आई जे आपके पास में क्या था, एच आई जे हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स के टर्म्स होते हैं, और आई और जे के बीच में हैमिल्टोनियन। एच आई जे की डेफिनेशन होती है आई और एच और जे, ये डेफिनेशन होती है, उसी को अपन एच आई जे लिखते हैं। सो ये आई जे एच में आ जाएगा। सो 4.11 से हमें ये एक्सप्रेशन मिल चुका है। अब क्लोजर रिलेशन से ये जे और ये जे मिलके क्या हो जाता है, 1 हो जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी से। तो आई बचेगा, इधर से एच बचेगा और सीधा फाई बचेगा। सो आई एच फाई टी बचेगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में अब ये देखो, ये आई है यहाँ पे और ये आई है यहाँ पे, कैंसिल आउट कर दो तो यहाँ पर क्या बचेगा, आयोटा एच क्रॉस डी फाई बाई डी टी, ये डी फाई बाई डी टी और इधर एच फाई, एच फाई, ठीक है। ये हमारे पास 4.12 इक्वेशन मिल जाएगी, जो कि हमारे पास में है, ऑपरेटर फॉर्म है 4.11 का। सो एग्जाम में आ सकता है 4.12, समझ में आ गया होगा आपको। If the Hamiltonian operator does not depend on time explicitly, then equation 4.12 can be integrated to give 4.12 का इंटीग्रेशन करते हैं, 4.12 में अगर इंटीग्रेशन करते हैं और बोल रहे हैं हैमिल्टोनियन में टाइम नहीं है, सो यहाँ पर डी फाइव बाई डी टी है, सो आयोटा एच क्रॉस रहेगा, डी फाइव बाई डी टी का कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा, एच मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, फाई नॉट मिलेगा। ओके 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 ओके, एक्सपोनेंशियल टर्म्स कैसे आया, ओके आई गॉट इट। 4.12 ये इक्वेशन 4.12 ये थी, ठीक है। एक बार के लिए इस ये कैट में दिया हुआ ना, इसको कैट में ना लिख के सिंपल फंक्शन लिखते हैं, सिंपल फाई लिखते हैं ना। सो आयोटा एच क्रॉस डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू एच फाई है ना, ये इक्वेशन मिल जाएगी।
फाई को नीचे लेके आओ, dt को उधर लेके जाओ, सो आयोटा h क्रॉस डी फाई अपॉन फाई इज इक्वल्स टू h dt। दोनों साइड में इंटीग्रेशन करो, सो हमारे पास में क्या हो जाएगा, आयोटा h क्रॉस लॉग फाई ln फाई इज इक्वल्स टू उधर क्या हो जाएगा, h इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, इस आयोटा h क्रॉस को उधर भेज दो, सो ln फाई इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या मिल जाएगा, होल्ड ऑन, हमारे पास में इंटीग्रेशन का कांस्टेंट नहीं लगाया हमने, है ना, कन्वीनियंस के लिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो मान लेते हैं ln फाई नॉट, ln फाई नॉट कहाँ गया यार, ln फाई नॉट मान लेते हैं उसको, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ln फाई नॉट मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में इस कंडीशन में आई थिंक मुझे ये अलग लिखना चाहिए, चलो मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, अलग से पेज पे लिख देते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। हमें मिला था आयोटा h डी फाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू h डी फाई h फाई, है ना, फिर आयोटा h डी फाई अपॉन फाई इज इक्वल्स टू h डी टी, एंड इस आयोटा h को उधर भेज देते हैं, सो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देते हैं, ये हो जाएगा ln फाई इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा बाय h क्रॉस h एंड t हो जाएगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना है, वो मान लीजिए ln फाई नॉट है, फिर इसको इधर लेके आएंगे तो ln फाई अपॉन फाई नॉट हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा बाय h क्रॉस h t हो जाएगा। ln को उस साइड भेजेंगे तो एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, फाई अपॉन फाई नॉट इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एच टी अपॉन एच क्रॉस हो जाएगा, और फाई इज इक्वल्स टू हमारे पास मिल जाएगा फाई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एच टी अपॉन एच क्रॉस हो जाएगा, और इस फाई को अपन किसी रैंडम टाइम टी पे बोल देते हैं, और ये हमारे पास 0 टाइम पे हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एच टी अपॉन एच क्रॉस। अब इसे वापस स्टेट में लिख लेते हैं। ठीक है, तो वैसे समझ में ही आ गया होगा आपको, ये लगा दो कैट इस पे, ये लगा दो कैट इस पे, ये जो एक्सप्रेशन मिला है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सा 4.13 है। ठीक है, 4.13 है, समझ में आ गया होगा। विच शोज दैट द टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर हैज द फॉर्म, इसका मतलब t इक्वल टू 0 पर जो स्टेट था और उस पे कोई ऑपरेटर अप्लाई हुआ और फिर हमें टी स्टेट पे वेव फंक्शन मिल गया, इसका मतलब ये जो चीज थी ये हमारा काम कर रहा है टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर का, इसलिए u t2 t1 जो होगा वो हमारे पास इस फॉर्म में होगा। देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास में फाई टी जो है एक्सपोनेंशियल माइनस आई एच टी अपॉन एच क्रॉस और फाई नॉट मिला था, करेक्ट, यानी t इक्वल टू 0 पर हमारे पास ये फंक्शन था, जैसे ही हमने इस वाले ऑपरेटर से मल्टीप्लाई किया हमें अलग टाइम t पर फाई मिल गया, इसका मतलब ये वाला पार्ट हमारा टाइम इवोल्यूशन का है और ये केवल t है। अगर इसी तरह से यहाँ पर ये वाला t1 पे होता और ये वाला t2 पे होता तो ये वाला ऑपरेटर हमारे पास में किस फॉर्म में आता, माइनस आई एच अपॉन एच क्रॉस, और t की जगह हमारे पास कितना आ जाता है t2 माइनस t1, और ये हमारा टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर होता, क्योंकि टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर क्या करता है, एक स्टेट से जब ऑपरेट होता है तो हमें दूसरी स्टेट मिल जाती है। तो 4.13 भी आपको समझ में आ गया होगा, माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस एच t2 माइनस t1, ये हमारा टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंसीडर फर्स्ट अ सिस्टम दैट हैज ओनली वन स्टेट, देन इक्वेशन 4.11 रिड्यूसेस टू 4.11 दिखा देती हूँ मैं आपको एक बार, ये 4.11 है, यहाँ डी सी आई अपॉन डी टी है और एच आई जे सी जे है और उस पे माइनस आई, ये देख लो 4.11 इक्वेशन लिख रहे हैं और इसमें केवल यहाँ पे 1 लिख रहे हैं, ये हो जाएगा डी सी वन अपॉन डी टी लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस और एच वन वन आ जाएगा, एक ही है, और यहाँ पे सी वन आ जाएगा, है ना, तो ये इक्वेशन मिल जाएगी। 4.11 में केवल एक स्टेट थी इसलिए हमें इक्वेशन मिल जाएगी। इसके बाद हम जानते हैं H11 का लिखने का तरीका क्या होता है, एच आई जे होता है, आई एच एंड जे, अब हमारा आई और जे दोनों 1 1 है तो हमारे पास H11 को हम लिखेंगे 1H1, जब H1 पे अप्लाई होता है तो इसका मतलब H जो है वो फाई 1 पे अप्लाई हो रहा है तो E फाई 1 मिलता है अपन को, है ना, सपोज 1 एनर्जी मिलती है, सो H जब 1 पे अप्लाई होगा सो हमें एनर्जी आइगन वैल्यू मिलेगी E1,
तो वो E1 बाहर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक तरह से ये बोल रहा है कि H जो है जब 1 पे अप्लाई होता है तो आपको मिलता है E1 और वापस वही स्टेट मिलेगी। ठीक है। सो जब दूसरे साइड से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1H1 मिलेगी। इस बार E1 कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड से 1 से मल्टीप्लाई करना आपको, ये वैल्यू 1 आ जाएगी और ये वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, E1 के इक्वल हो जाएगी, जो कि 4.14 बी में गिवन है। सो E1 भी आपको समझ में आ गया, H11 भी आपको पता चल गया। तो 4.14 ए जो है उसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा हमारे पास में। ओके, सो यहाँ पे H11 की जगह क्या रखना है अपन को, E1। अब इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करते हैं। 4.14 ए को मैं वापस लिख रही हूँ, आई एच क्रॉस 4.14 ए को, है ना, आई एच क्रॉस डी सी वन बाई डी टी इज इक्वल्स टू H11 और क्या था, C1 था, और इसकी वैल्यू हमने निकाल ली थी E1 है, तो ये हमें मिल जाएगा E1 C1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड रखो, ये राइट हैंड साइड रखो, C1 को नीचे लेके आ जाओ और dt को उधर भेज दो। सो आई एच डी सी वन अपॉन C1 इज इक्वल्स टू E1 dt। आई एच को भी उधर भेज देते हैं, तो डी सी वन अपॉन C1 इज इक्वल्स टू माइनस आई अपॉन एच E1 और dt। दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इधर हो जाएगा ln C1 इज इक्वल्स टू माइनस आई E1 t अपॉन एच क्रॉस प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगेगा, तो वो ln C0 समझ लेते हैं। ठीक है, फिर ये इधर आएगा, तो यहाँ पे C1 अपॉन C0 जो हो जाएगा वो एक्सपोनेंशियल माइनस आई E1 t अपॉन एच क्रॉस, अभी थोड़ी देर पहले किया था सेम वही तरीका है। तो C1 की वैल्यू आएगी C0 e रेस टू पावर माइनस आई E1 t अपॉन एच क्रॉस। ये C0 हमारा कांस्टेंट था, तो C1 इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय माइनस आई E1 t अपॉन एच क्रॉस, और यही अपन को यहाँ पे दिया हुआ है। 4.14 देखो, 4.14 आपको समझ में आ गया होगा। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आपके पास में ये कहती है कि सारे C1 का मोड का स्क्वायर जो होगा वो हमेशा कितना होगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी विच इज 1। ठीक है, वापस आ जाओ हमारे पास में। अगर दो स्टेट है सिस्टम, अभी हमने एक स्टेट के लिए किया, अगर 1 और 2 दो है तो हमें क्या दो इक्वेशन मिलेगी, 1 1 वाली मिलेगी और 2 2 वाली मिलेगी। 1 1 के लिए एनर्जीज है E1 और E2। ठीक है, तो आप सेम वही तरीका करेंगे जो मैंने अभी बताया। सबसे पहले 1 के साथ फाइव टी लिखेंगे, वो C1 मिलेगा और ये आंसर मिलेगा उसका सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय ये। सिमिलरली सेकंड के लिए आपको ये वाला मिलेगा, ये एक्सरसाइज आप खुद करेंगे, 1 और 2 आपके पास मिल जाएगा, तो जो 5 होगा वो क्या होगा, दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। सो ए वाला पोर्शन 1 के साथ, बी वाला पोर्शन 2 के साथ, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर 3 से ज्यादा कितनी भी हो वो कर सकते हैं। अब हमारे पास में हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स जो होती है वो हर्मिशियन होती है। सो वन कैन ऑलवेज फाइंड अ यूनिटरी मैट्रिक्स दैट वुड डायगोनलाइज इट। ये डायगोनलाइजेशन आपने मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ा होगा। हर्मिशियन मैट्रिक्स है हमारे पास एस, तो उसको मैट्रिक्स डायगोनलाइजेशन से कैलकुलेट किया जा सकता है और उसको लिखा जाता है एस एच एस इनवर्स। ये तरीका आप मैट्रिक्स उसके अंदर पढ़ लेना, डिटेल्स है ना। मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशन जब करते हैं तो वहां पर ये मेथड आता है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एस एच एज इट इज आएगा और एस इनवर्स जो है, एस इनवर्स को आप क्या लिख सकते हैं, एस डेगर लिख सकते हैं, ये हमारे पास एस डेगर हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या करते हैं कि सपोज द बेसिस स्टेट्स इन द रिप्रेजेंटेशन विच डायगोनलाइजेस द हैमिल्टोनियन आर लेबल्ड बाय म्यू, वेयरएज इन द ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन दे वर लेबल्ड आई। तो अगर ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन में आई थे और नए रिप्रेजेंटेशन में म्यू है, तो इससे प्रीवियस लेक्चर में यूनिट 1 में हम ऑलरेडी ये चीज कर चुके हैं। म्यू वी जो है, इफ यू रिमेम्बर, आपको ये किस टॉपिक में मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन बेसिस स्टेट टू अनदर बेसिस स्टेट, ऐसा करके हमने एक लेक्चर बनाया हुआ था, उसमें आपको ये मिल जाएगा कि आई की जगह हमारा आ गया म्यू आ चुका है, जे की जगह हमारे पास न्यू आ चुका है। तो हमारे पास ये जो म्यू न्यू है इसको आप इस टर्म में क्लोजर प्रॉपर्टी से यूज कर सकते हैं। अदरवाइज मैं बता भी सकती हूँ आपको ये कैसे किया है। देखो, क्लोजर रिलेशन से किया है, मुझे निकालना है सपोज म्यू एच और न्यू, मुझे ये निकालना है, करेक्ट। तो क्लोजर रिलेशन आपके पास में क्या कहता है कि ये जो म्यू है
यहाँ पे आपके पास म्यू है, इसके अंदर आपको क्या करना है, आई के साथ डाल दो और आई ऐसे डाल दो, ये क्लोजर रिलेशन से आता है। फिर आपके पास क्या आ रहा है, एच आ रहा है, और फिर आपके पास क्या आ रहा है, न्यू आ रहा है। न्यू के अंदर फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, जे डालना पड़ेगा। न्यू के अंदर फिर से आपको एच के बाद में क्या डालना पड़ेगा, जे डालना पड़ेगा। ये जे डाल दिया और ये जे डाल दिया। ये देखो, ये भी आपके पास में क्लोजर रिलेशन से डाल दिया आपने, और ये भी आपके पास में क्लोजर रिलेशन से डाल दिया, और लास्ट में आपके पास न्यू है। इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं क्लोजर रिलेशन के अंदर, तो आप वहां से देख लेना। तो हमारे पास में हो जाएगा। अब इसको अगर अपन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में लिखें तो हम जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिखेंगे, एच म्यू न्यू, और यहाँ समेशन है, समेशन एज इट इज आ जाएगा। और ये जो आई जे लिखा हुआ है एच के साथ में, इसको हम लिखेंगे एच आई जे। और ये जो है म्यू और आई, इफ यू रिमेम्बर, इसको हमने लिखा था एस म्यू आई, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो ये तो हो जाएगा एस म्यू आई, और उधर लिखा हुआ है हमारे पास जे और न्यू, इसको हम लिख सकते हैं एस डेगर और जे म्यू। सो मैट्रिक्स फॉर्म में हमारे पास में 4.18 में आ जाएगा ये वाली इक्वेशन। एस म्यू आई हमने किसकी जगह रखा है, इसकी जगह। एस डेगर जे म्यू किसकी जगह रखा है अपन ने, जे न्यू की जगह रखा है, और जे न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, न्यू जे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ये सारी प्रॉपर्टीज हम पहले पढ़ चुके हैं। एस यूनिटरी मैट्रिक्स होता है। न्यू बेसिस स्टेट्स आर ऑब्टेन्ड थ्रू, न्यू बेसिस स्टेट कैसे मिलती है हमें, अगर म्यू दिया हुआ है और उसका स्टेट चेंज करना है तो क्लोजर रिलेशन लगाओ। क्लोजर रिलेशन का मतलब इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दो बस, और वापस आपका म्यू लिख लो, ये वापस आपका। तो ये वाला पार्ट वैसे भी वन हो जाता है हमारे पास में क्लोजर प्रॉपर्टी से। ये आ जाता है। अब इस आई और म्यू की जगह, आई को तो एज इट इज रहने दो, और इस आई म्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो, एस डेगर आई म्यू लिख सकते हो, एस डेगर आई म्यू लिख सकते हो। वैसे ये क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास में, क्योंकि देखो म्यू आई लिखा था, म्यू आई कितना होता है, एस म्यू आई है, लेकिन अभी हमें क्या मिला है, आई म्यू मिला है, इसलिए हमें एस नहीं एस डेगर लेना पड़ेगा। एस डेगर लिया है और आई म्यू लिया है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब एनी स्टेट, अगर म्यू फाई लेना पड़ेगा हमें, तो अभी अभी अपन ने देखा हमारे पास में सिंपल आर्बिट्ररी स्टेट फाई को कैसे लिख सकते हैं अपन, यहाँ पर म्यू फाई है, म्यू फाई को क्या लिख सकते हैं, बीच में म्यू और फाई के बीच में क्लोजर प्रॉपर्टी से आई को डाल दो, तो म्यू को रहने दो, आई को रहने दो, क्लोजर प्रॉपर्टी से आई को इंसर्ट करवा दिया। अब ये जो म्यू आई है, म्यू आई हमारा कितना हो जाएगा, एस म्यू आई हो जाएगा, और आई फाई जो है वो एज इट इज रहेगा, कर दिया। इस तरह से हमारे पास में एम्पलीट्यूड का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया दूसरे बेसिस सेट से। म्यू से किस में चले गए, यहाँ पर म्यू फाई था, यहाँ पर आई फाई है, यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ये सब पहले के रिवीजन है। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो हमने अभी अभी किया है। देखो यहाँ पे मैं बता देती हूँ हमने अभी कौन सा टॉपिक किया। हमने यहाँ से लिखा है हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स एंड द टाइम इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल स्टेट, ये वाला टॉपिक हमने कर लिया है। इसके बाद देखो आपके पास सेकेंड टॉपिक क्या आता है, हर्मिटिसिटी ऑफ द हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स, जो मैंने आपसे कहा था, ये रहा हर्मिटिसिटी ऑफ हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स, ये हम सेकेंड लेक्चर में करेंगे।